जी संजय त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग। जी स्वाति, हेलो। आकाश, गुड इवनिंग आकाश। जी गुंजन, गुड इवनिंग। प्लीज़ कोई ऑडियो वीडियो को लेकर के बता दे कि दोनों क्लियर है या नहीं। जी वीना, गुड इवनिंग। दिव्यांशी, गुड इवनिंग। जी जी संजय। जी स्वाति, थैंक्स। जी अंकित यादव जी, धन्यवाद। तो आइए जो है हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो जो है सबको गुड इवनिंग। और आज के जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जितना भी सीपीसी में अभी तक पढ़ा हुआ है, मैंने सारी चीजें नोट की हुई है कि इंट्रो, स्ट्रक्चर, नेचर, ऑब्जेक्ट, फिर हम डेफिनेशन क्रॉस पे गए थे, अदर डेफिनेशन को देखा था अदर पार्ट में, फिर हमने सेक्शन 4 से 8 कवर किया था। रूल्स को लेकर के हमने देखा था सेक्शन 121 टू सेक्शन 131। फिर हमने पार्ट 5 देखा था जहां हमने स्पेशल प्रोसीडिंग देखी थी। फिर पार्ट 4 देखा था जहां पे पार्टिकुलर प्रोसीडिंग देखी थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने प्रोसीजरल पार्ट में क्या क्या कवर किया है। मैं आपको बताता चलूं कि हमने काइंड्स ऑफ सूट देखे। हमने बहुत प्रकार के जो भी सूट होते हैं, जिसमें से कि मोस्ट ऑफ सूट को हमने कवर करने का प्रयास किया। अगर कुछ रह गए होंगे तो उसे हम आगे की क्लास में देख लेंगे। फिर भी मैं आपको बताता चलूं कि हमने स्पेशल केसेस देखे, पार्टिकुलर केसेस देखे, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, फैमिली मैटर से रिलेटेड सूट को देखा, इंटरप्रेटर सूट को देखा और समरी प्रोसीडिंग को देखा। इसके बाद बारी आती है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की। हमने पहले हर प्रकार के जितने भी प्रकार के सूट होते हैं, मतलब कि इंट्रो, डेफिनेशन, रूल्स, इनको समझने के बाद हमने जितने भी प्रकार के सूट होते हैं उनको देखा। उनको देखने के बाद बारी आती है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के। और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को लेकर के मैं आपको बताता चलूं कि हमने देखा था सेक्शन 26, उसके साथ हमने ऑर्डर 4 देखा था कि सूट किस दिन से माना जाता है कि इंस्टीट्यूट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि सूट को लेकर के सीपीसी में कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे सेक्शन 26 में तो ये आपको बताता है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कब माना जाएगा। और ये कहता है कि जैसे ही प्लेंट प्रेजेंट होगा तभी मान लिया जाता है कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। और इसको लेकर के आप सब्सटेंटिव पार्ट में सेक्शन 26 देखते हैं और प्रोसीजरल पार्ट में आप ऑर्डर 4 देखते हैं। इतना कवर करने के बाद जो अभी हमें आगे की क्लासेस में देखना है, तो आगे की क्लासेस में हमें देखना है फ्रेमिंग ऑफ सूट, फिर उसके बाद हमें देखना है सूट इन जनरल, फिर हमें देखना है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, प्लेस ऑफ सुइंग, ट्रांसफर ऑफ सूट, समन एंड डिस्कवरी, रेस सब्जुडियूस, रेस जुडिकाटा, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, देन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग और लास्ट में हमारा मिसलेनियस पार्ट जो कि पार्ट 11 है, सेक्शन 132 सेक्शन 158। तो ये जो है हमारा पोर्शन अभी बचा हुआ है सीपीसी का और ये ऊपर का कवर हो गया है। अब जो मैं आज आपको मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमने काइंड्स ऑफ सूट देख लिया है, हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट देख लिया है। अब बारी है फ्रेमिंग ऑफ सूट को लेकर के कि आखिर वो सूट कैसे फ्रेम होगा। और आज की क्लास में हम प्रयास करेंगे कि हम फ्रेमिंग ऑफ सूट को कवर करें। इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि जुरिस्डिक्शन को देखें, सेक्शन 9। इसके साथ मैंने आपको सेक्शन 6 पढ़ा चुका है जहां की पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है। फिर हम प्रयास करेंगे कि हम प्लेस ऑफ सुइंग को कवर करें। तो अगर आज इतना पार्ट हम कवर कर ले जाते हैं तो शेष और आगे की क्लासेस में यही सारी चीजें रह जाएंगी सिविल प्रोसीजर कोड की। तो आप लोग प्लीज एक बार इस बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजों को समझ लीजिए और जिस किसी ने भी लास्ट की क्लासेस ना की हों वो प्लीज जाकर के यूट्यूब चैनल से हमारी प्रीवियस क्लासेस देख सकता है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा है और आगे की क्लासेस हमारी कैसे कैसे टॉपिक वाइज चलनी है। क्योंकि कौस्तुभ ने मुझे बताया था कि काफी लोगों ने इनसे कहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि सारी चीजें पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए कि पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है और आगे की क्लासेस में हमें क्या क्या देखने को बचा है। और मैंने आपको बताया कि हमने काइंड्स ऑफ सूट क्लियर कर लिया है, हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्लियर कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ सूट। और फ्रेमिंग ऑफ सूट पढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहूंगा कि सिविल प्रोसीजर कोड की आप जो है बेयर ले लीजिए और बेयर में आप ऑर्डर 2 खोल लीजिए। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और उसके बाद अपने सिविल प्रोसीजर कोड की बेयर में ऑर्डर 2 देखिए।
अब जो है कि मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ सूट को लेकर के कि सूट कैसे फ्रेम होगा। तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों को ऑर्डर 2 देखना है सिविल प्रोसीजर कोड का, और मैं एक एक करके ऑर्डर 2 के रूल्स को कंक्लूड करता चलूंगा और हम समझते चलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सिविल प्रोसीजर कोड में जब आप ऑर्डर 2 देखेंगे तो वो बात करता है फ्रेमिंग ऑफ सूट की। अब यहाँ पे हम इसका रूल नंबर 1 से रीड करना स्टार्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सूट की फ्रेमिंग कैसे होगी। तो मैं रीड करता हूं, उसके बाद हम समझते चलेंगे। तो जब आप ऑर्डर 2 देखेंगे फ्रेम ऑफ सूट को लेकर के, तो ये कहता है एवरी सूट shall as far as practicable be framed so as to afford ground for final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट कहा है कि अगर प्रैक्टिकेबल हो तो जब आप फ्रेम कर रहे हो तो आप जितने ही राइट्स हैं आपके, जिनको कि आपको लेकर के कोई क्लेम लाना है, आप सारे ही क्लेम कर लीजिए ताकि फर्दर सेम सब्जेक्ट मैटर पे कोई सूट या कोई लिटिगेशन ना आ पाए। इससे क्या होगा कि आपका भी टाइम बचेगा और कोर्ट का भी टाइम बचेगा। तो सिंपल सी बात कहता है ऑर्डर 2 का रूल 1। अब हम देखते हैं ऑर्डर 2 के रूल 2 में क्या दिया हुआ है। ये कहता है कि सूट टू इंक्लूड होल क्लेम, जैसा कि ऑर्डर 1 कह रहा था, लगभग ऑर्डर 2 का रूल 2 भी सेम वही चीजें कह रहा है। क्या कह रहा है? एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of any court। तो यहाँ पर क्लियर कट कहा है कि जो भी सूट आएगा वह सारे ही क्लेम को क्या करते हुए होना चाहिए, इंक्लूड करते हुए होना चाहिए। मतलब जो भी आपका कॉज ऑफ एक्शन है वह सारा ही उस सूट में क्या हो, जो आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, यानी कि जो प्लेंट के थ्रू आप सूट ला रहे हैं, तो प्लेंट में आपके जितने भी कॉज ऑफ एक्शन हो वह सारे मेंशन होने चाहिए। और अगर प्लेंटिफ कुछ रेलिंक्विश करता है, किस वजह से? क्योंकि वो प्रॉपर उस ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में नहीं आता है, तो वो ऐसा कर सकता है। तो हमने देखा ऑर्डर 2 का रूल 1 कि सूट की फ्रेमिंग कैसी करनी है। फिर हमने देखा ऑर्डर 2 का रूल 2 कि यहां पर आपको सारे ही क्लेम को क्या कर लेना है, इंक्लूड कर लेना है। फिर अब हम देखेंगे ऑर्डर 2 के रूल 3, ऑर्डर 2 के रूल 2 के सब रूल 2 को। ये कहता है रेलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। अब देखिए ऑर्डर 2 के रूल 2 को, ऑर्डर 2 के रूल 2 के सब रूल 2 को और सब रूल 3 को, दोनों को समझना काफी जरूरी है। तो मैं अभी बताता हूं, उसके बाद हमें इलस्ट्रेशन भी इसमें दिया हुआ है, उसे भी हम देख लेंगे। तो ये कहता है कि वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट टू sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterward sue in respect of the portion so omitted or relinquished। मतलब देखिए ये एक बार लगाता है। अगर प्लेंटिफ को के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि वो प्लेंट में अपने कॉज ऑफ एक्शन को मेंशन करके सूट इंस्टीट्यूट कर सकता था, जैसे ही प्लेंट प्रेजेंट होगा सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने कुछ उसके ऐसे हिस्से को था या कुछ उसका ऐसा क्लेम था जिसको उसने इंटेंशनली रेलिंक्विश कर दिया। ठीक है, तो अब आप फर्दर आगे चल के उस राइट पे या उस क्लेम को दोबारा से इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएंगे। ये यहां पर क्या लगा रहा है, एक बार लगा रहा है। अब आइए देखते हैं इसका सब रूल 3 क्या कहता है। वो कहता है अ पर्सन इंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन मे sue फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ, बट इफ ही ओमिट एक्सेप्ट द लीव ऑफ द कोर्ट टू sue फॉर ऑल सच रिलीफ, he shall not afterward sue for any relief so omitted। तो यहां पर देखिए, वहां पर क्या हो रहा था, जब हमने देखा था इसका सब रूल 2, तो वहां आप खुद रेलिंक्विश कर रहे थे, और सब रूल 3 क्या कह रहा है कि आपसे ओमिशन हुआ, यानी गलती से आपसे कोई ग्राउंड छूट गया है या रह गया है, तो जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं होगी आप फर्दर उस ग्राउंड पे भी क्या नहीं कर पाएंगे। अगर वो ओमिशन भी हुआ है तो स्यू नहीं कर पाएंगे उस रिलीफ को लेकर के। तो सिंपल सा दिया हुआ था। और आपको यहां पर समझना यह है कि जब आप सूट की फ्रेमिंग करें, यानी कि प्लेंट को जो है आप तैयार करें, ठीक है, तो प्लेंट में आपके सारे ही कॉज ऑफ एक्शन मेंशन होने चाहिए, ताकि हमने देखे क्या क्या चीजें हैं। अब जो है समझने वाली चीज है यहाँ का एक इलस्ट्रेशन, और जैसे ही आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इलस्ट्रेशन रीड करता हूं। इलस्ट्रेशन कहता है, आइए हम समझते चलते हैं इलस्ट्रेशन को। तो इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ने जो है अपना मकान बी को जो है रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ए जो है बी के अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट करता है। कब इंस्टीट्यूट करता है? तो ए जो है बी के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करता है 1908 में। किस चीज के लिए? जो भी एरियर ऑफ रेंट है बी के ऊपर, किस किस ईयर के, वहां पे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है फॉर द ईयर 1905, 1906 एंड 1907, 5, 1906 एंड 1907। और जब ये 1908 में सूट इंस्टीट्यूट करता है बी के अगेंस्ट, तो ये केवल एरियर ऑफ रेंट क्लेम करता है
1906 का, यानी कि 1905 वाला और 1907 वाला जो रेंट है, या तो इसने रिलिंक्विश किया हुआ है या तो इंटेंशनली इसको क्या किया हुआ है, रिलिंक्विश किया, या तो ओमिट हुआ है। तो फर्दर जो है इस एरियर ऑफ रेंट को लेकर के ये सूट नहीं ला पाएगा। और यही कह रहा है आपका ऑर्डर 2 का रूल 2। अगर आप देखें ऑर्डर 2 के रूल 2 के सब रूल 1 में, तो वहां कह रहा है कि सारे ही क्लेम को एक साथ क्लेम करिए। फिर उसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि आप रिलिंक्विश मत करिए इंटेंशनली किसी भी पोर्शन को, कि आप फर्दर आगे चल करके सेम उसी कॉज ऑफ एक्शन पे नया सूट इंस्टीट्यूट करें। और फिर इसका सब रूल 3 भी वही कह रहा है कि आप अगर ओमिट कर देते हैं किसी भी भाग को, तो आप आगे चलकर बिना कोर्ट की परमिशन के, यानी कि अगर कोर्ट की परमिशन है तब तो ला सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट की परमिशन नहीं है तो आप इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा ऑर्डर 2 के रूल 1 और ऑर्डर 2 का रूल 2। अब आइए हम देखते हैं ऑर्डर 2 के रूल 3 को। ऑर्डर 2 का रूल 3 सिंपल सी बात कहता है ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इसको आप समझिए कि कॉज ऑफ एक्शन आपके बहुत सारे हैं और उनको आपको ज्वाइन करना है। जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी में आपने चार्ज देखा होगा, तो चार्ज में आपने देखा होगा कि जनरल रूल क्या कहता है। जनरल रूल कहता है कि सिंगल सिंगल चलेगा, लेकिन जब आप एक्सेप्शन देखते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि ज्वाइंटर भी हो सकता है। तो सिविल मैटर में भी इसको ऐसे ही लेकर के आप समझिए। तो यहां पर कहता है ऑर्डर 2 का रूल 3 ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ये क्या कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट several cause of action against the same defendant or the same defendant jointly, and any plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendant jointly may unite। मतलब कहने का मतलब ये है कि या तो प्लेंटिफ एक हो या तो प्लेंटिफ 2-3 हो, ठीक है, और या तो डिफेंडेंट एक हो या तो डिफेंडेंट 2-3 हो। तो ये यहां पर क्या कर सकता है, सारे ही कॉज ऑफ एक्शन को एक साथ ज्वाइंटर करा सकता है और इनके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो ऑर्डर 2 का रूल 3 क्या कहता है, ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात कहता है। मेनली आप यहां पर मार्जिनल हेड पे फोकस करें क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा यहीं से। फिर उसके बाद कहता है इसका सब रूल 2, वो कहता है कि वेयर कॉज ऑफ एक्शन आर यूनाइटेड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट एज रिगार्ड द सूट शैल डिपेंड ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट सब्जेक्ट मैटर एट द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 3 कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंटर किया, एक की वैल्यू थी 100 रुपए, दूसरे की वैल्यू थी 100 रुपए और तीसरे की वैल्यू थी 300 रुपए। अब अगर आप सम टोटल देखें तो हो जाता है 500। आपने जब एक पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के कोई सूट एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया था, तो इसका जो पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन था वह मात्र 200 रुपए तक का था। तो क्या ये एक कोर्ट आपके ये ज्वाइंटर करा लेने के बाद इस पार्टिकुलर सूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट होगी? चलिए आप लोग आंसर बताइए कि क्या ये पार्टिकुलर कोर्ट जो ये कोर्ट है जिसका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है 200 रुपए तक का, और आपने अपने जब ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन किए तो आपका एक कॉज ऑफ एक्शन था 100 का, दूसरा 100 का और तीसरा 300 का, जिसका सम टोटल आता है 500। तो प्लीज आप लोग मुझे आंसर करिए कि क्या जो यहाँ पर कोर्ट ए है इस पार्टिकुलर सूट को लेकर के क्या इसमें कार्रवाई चल सकती है, क्या इसमें इस सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है? प्लीज आप लोग आंसर करिए। अभी तक हमने जितना पढ़ा उस हिसाब से आप लोगों को ये बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान देना है कि जो इसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, जब मैंने आपको सेक्शन 6 बताया था तो वहां पर सीपीसी के दिया हुआ था पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर के। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए की जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है यानी कि 200 रुपए तक के ही ये मामले सुन सकता है। और यहाँ पर जब आप कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंटर कर रहे हैं, मतलब कि अगर सिंगल ये कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के आप इंस्टीट्यूट करते हैं में तो वो चल सकता था, लेकिन चूंकि आपने ज्वाइंटर किया और जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, 200 के लिमिट के ऊपर चली गई, यानी एक्सीड कर गई, और यहां पर हो गया ये 500 रुपए का। तो जाहिर सी बात है कि जब इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं होगा तो ये इस मामले की सुनवाई कर ही नहीं सकती। और यही इसका सब रूल 2 कहता है कि जिस भी कोर्ट में ये ऐसा मैटर जाएगा, यह जरूरी होना चाहिए कि अगर आप ज्वाइंटर कर रहे हैं तो कोर्ट भी उस मामले की सुनवाई करने के लिए क्या हो, सक्षम हो। अब जो है इसके बाद ऑर्डर 2 के रूल 4 को देखते हैं। तो ऑर्डर 2 के रूल 4 में कहता है कि ओनली सर्टेन क्लेम टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां हम लोगों ने क्या पढ़ा, ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ऐसा ही सेम सीआरपीसी में भी दिया है चार्जेस की फ्रेमिंग के दौरान, और वहां भी बताया हुआ है कि किन किन पार्टिकुलर मैटर पे या कितने अपराध को अगर 1 साल में हुए हैं तो आप क्या करा सकते हैं, चार्ज में ज्वाइंटर करा सकते हैं। वैसे ही इसका रूल 4 कहता है ऑर्डर 2 का कि किन किन पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन है
तो ही वहां पे ज्वाइंडर हो पाएगा, अदरवाइज ज्वाइंडर नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर के एक लिस्ट प्रोवाइडेड है ऑर्डर टू के रूल 4 में। और ऑर्डर टू का रूल 4 क्या कहता है, मैं रीड करता हूं, आप लोग प्लीज अपनी बेयर में देखिए। और लास्ट में जब हम लोग ऑर्डर टू कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग एक बार समराइज भी कर लेंगे। तो अगर किसी का कोई पॉइंट रह भी जा रहा हो तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग बेसिक बेसिक चीजें क्लियर करते चलेंगे। जो भी हम ऑर्डर पढ़ते हैं, उसके जितने भी रूल पढ़ते हैं, अगर हम उसे कहानी के तौर पर समझे तो ये आसानी से हमारे दिमाग में जो है सेट हो जाता है। अदरवाइज हमें बाद में प्रॉब्लम आएगी, या हम खुद से पढ़ने का प्रयास करें तो हमें 2-4 रूल याद रह जाते हैं और बाकी रूल हम भूल जाते हैं। तो हमने ऑर्डर 2 के रूल 1 में पढ़ा, फिर ऑर्डर 2 के रूल 2 में क्या पढ़ा, दोनों में सेम चीजें कह रहा था कि आप जितने भी कॉज ऑफ एक्शन को ला सकते हैं सिंगल सूट में ले आइए, ताकि फर्दर बाद में कोई लिटिगेशन सेम कॉज ऑफ एक्शन पे इंस्टीट्यूट ना हो। और उसके बाद हमने ऑर्डर 2 के रूल 3 में क्या कहा कि ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी आप करा सकते हैं, सिंगल डिफेंडेंट के अगेंस्ट या नंबर ऑफ डिफेंडेंट है तो उनके अगेंस्ट। और उसके बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि जो यहां पर ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की बात कर रहा है, तो किन किन पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है, और इसको लेकर के बताता है ऑर्डर 2 का रूल 4। और आइए मैं ऑर्डर 2 के रूल 4 को रीड करता हूं और आप लोग उसको समझने का प्रयास करिए। तो जब हम देखते हैं ऑर्डर 2 के रूल 4 को, तो ये कहता है कि केवल सर्टेन ऐसे क्लेम हैं जिनको ज्वाइन किया जा सकता है फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी की यहां बात नहीं किया है। 2 प्रकार की प्रॉपर्टी को लेकर के आप क्लेम ला सकते हैं, या तो मूवेबल हो या तो इमूवेबल हो, ठीक है। टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पार्टिकुलर बताया हुआ है कि किस किस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर आप कोई रिकवरी ला रहे हैं तो वहां पर आप किसका किसका ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन करा सकते हैं, ये दिया हुआ है। और ये कहता है कि नो कॉज ऑफ एक्शन शैल अनलेस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बी ज्वाइंट विद द सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि बिना कोर्ट की परमिशन के आप अदर का तो ला ही नहीं सकते, और जिनका ला सकते हैं उसकी लिस्ट यहां पर प्रोवाइडेड है। तो कहता है पहला, क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट और एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्लेम और एनी पार्ट देयर ऑफ। हमने मीन प्रॉफिट देखा था जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे थे, उसको लेकर के, और दूसरा एरियर ऑफ रेंट को लेकर के। यानी कि कोई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि आपने उसको किराए पे 1 साल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आपके और टीनेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि ये जो रेंट पे आपको मैं दे रहा हूं अपनी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग, ये मैं आपको मैक्सिमम 1 पीरियड के लिए दे रहा हूं, और उस एग्रीमेंट के तहत वो कितने दिन तक उसको होल्ड करने के लिए एलिजिबल है, फॉर 1 ईयर। मान लीजिए कि वो उसके बाद भी उस बिल्डिंग पे अपना पोजीशन बना के रखता है और आपको रेंट भी पे नहीं करता है, तो वहां पर जो उसका पोजीशन माना जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, वो रॉन्गफुल पोजीशन माना जाएगा। अब यहां पर आप उससे क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, तो जो जो उसका रेंट बकाया है, यानी कि मान लीजिए कि वो 1 साल बीतने के बाद किसी भी महीने का आपको रेंट नहीं देता है, तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन के क्लेम ला सकते हैं, और साथ ही साथ मीन प्रॉफिट का भी क्लेम ला सकते हैं, ठीक है। और हमने जब इमूवेबल मीन प्रॉफिट पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज में, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में, तो हमने वहां समझा था कि मीन प्रॉफिट क्या है, और मीन प्रॉफिट जो है आपको मिलता है केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। तो वही यहां पर कह रहा है कि आप अगर चाहें तो सेम सूट में क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी, साथ साथ एरियर ऑफ रेंट, और साथ साथ मीन प्रॉफिट, यानी तीनों चीजों का क्या कर सकते हैं, ज्वाइंडर करा सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन का। दूसरा कहता है क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ इज हेल्ड। तो जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पार्टी ए पार्टी बी के साथ, और मान लीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, तो ब्रीच होने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, तो वहां पर आप जो भी ब्रीच होने के बाद डैमेजेस आपको क्लेम करने हैं, आप फर्दर अदर रिलीफ के साथ साथ उन डैमेजेस को भी उसी सेम सूट में एज अ कॉज ऑफ एक्शन ज्वाइन करा करके क्लेम ला सकते हैं। तीसरा कहता है क्लेम्स इन विच द रिलीफ इज साउट बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आपके अदर भी क्लेम्स हैं तो आप वहां पर भी उनका क्या करा सकते हैं, ज्वाइंडर करा सकते हैं। और जो इसका प्रोविजो है लास्ट में दिया हुआ, ये भी और इंपॉर्टेंट है, और ये कहता है कि अगर मान लीजिए सूट फॉर क्लोजर आ रहा है या सूट फॉर रिडेम्पशन आ रहा है, मॉर्गेज के केस में ऐसा होता है, तो वहां पर आप सूट फॉर क्लोजर के साथ पोजीशन भी क्लेम कर सकते हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी का, या सूट फॉर रिडेम्पशन के साथ साथ आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन भी क्लेम कर सकते हैं। तो इनका भी आप ज्वाइंडर करा सकते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली देखें यहां पर जो लिस्ट दी हुई है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आप कोई सूट लाते हैं तो किस किस का ज्वाइंडर करा सकते हैं। अदरवाइज अगर और कोई ग्राउंड है या और कोई आधार है तो वहां आपको कोर्ट की प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होगी, और ये यहां पर क्लियर कट बताया हुआ है। तो किसको किसको, मीन प्रॉफिट को, एरियर ऑफ रेंट को लेकर के,
दूसरा कहता है अगर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको और साथ साथ प्रॉपर्टी को। फिर या तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लेम है तो उनका भी आप ज्वाइंडर करा सकते हैं। और साथ साथ ये तो 3 लिस्ट है, नीचे प्रोविजन में 2 चीजें और दी हुई हैं कि अगर आप सूट फॉर फोरक्लोजर ला रहे हैं तो साथ साथ आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी का पोजीशन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 4 ग्राउंड। और अगर आप सूट फॉर रिडेम्पशन ला रहे हैं तो उसके साथ साथ आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं, पोजीशन भी क्लेम कर सकते हैं। और मॉर्गेज किसका होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। प्लेज किसका होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का। तो ये सारी 5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए देखते हैं ऑर्डर 2 के रूल 5 को। तो ये कहता है क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर। ठीक है, अगर आपको कोई क्लेम लाना है किसके किसके अगेंस्ट, एग्जीक्यूटर के, एडमिनिस्ट्रेटर के और एयर के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसको लेकर के यहां पर बताया है कि क्लेम कैसे लाया जाएगा। तो कहता है नो क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एयर एज सच shall be joined with claims by or against him personally unless the last mentioned claims are alleged to arise with reference to the state in respect of which plaintiff or defendant sues or is sued as executor, administrator or heir, or are such as were entitled to or liable for jointly with the deceased person whom he represent। तो देखिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव देखा था, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन क्लॉज में हमने देखा था, फिर हमने सेक्शन 50 देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन अगर डेथ कर जाता है या किसी अन्य कारणवश, मान लीजिए कि पागल हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पर उसकी जगह कौन ले रहा था, उसका कोई भी ऐसा एयर या उसकी फैमिली का कोई मेंबर जो कि उसको क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ वही कह रहा है कि अगर आप कोई भी क्लेम ला रहे हैं या ला चुके हैं किसी डिजीज पर्सन के अगेंस्ट, अब वो डिजीज हो चुका है, तो उसकी जगह पे अगर कोई एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और एयर के अगेंस्ट आप अपना क्लेम बनाना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि पहले से ही उनका नाम मेंशन रहा हो। इसके बाद कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल where it appear to the court that the joinder of cause of action in one suit may embarrass or delay the trial or otherwise inconvenient the court may order separate trial or make such other order as may be expedient in the interest of justice। यहां पर बेयर में आप केवल embarrass वर्ड को और डिले वर्ड को टिक कर लीजिए। ये मैं अभी क्वेश्चन भी लगा रहा था प्रीलिम्स को लेकर के, तो वहां पर यही वर्ड पे क्वेश्चन पूछता है कि कोर्ट के पास जो पावर है सेपरेट ट्रायल को लेकर के ऑर्डर करने का। मान लीजिए कि आपने ज्वाइंडर तो करा दिया है कॉज ऑफ एक्शन का, लेकिन कोर्ट क्या चाहती है कि सेपरेट ट्रायल हो, तो वह कौन से आधार होंगे जिस पर कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर रही है। तो कोर्ट को अगर लगता है कि एम्बेरस हो सकता है या डिले हो सकता है ट्रायल में, तो कोर्ट इन्हीं दोनों बेसिस पे क्या ऑर्डर कर सकती है, सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर सकती है। अब आते हैं ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर। हम लोगों ने क्या देखा था, ऑर्डर 2 के रूल 3 में देखा था कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर। फिर हम लोगों ने ऑर्डर 2 के रूल 4 में देखा था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर कोई रिकवरी है को लेकर के कोई सूट है तो वहां किस किस पे बिना कोर्ट की परमिशन के हम कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर करा सकते हैं। अब यहां पर बता रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपने एज अ प्लेंटिफ सूट इंस्टीट्यूट करते समय प्लेंट में अपने कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर कराया हुआ है तो उसको लेकर के क्या ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो ऑर्डर 2 का रूल 7 कहता है कि हाँ, वो जो आपने ज्वाइंडर कराया हुआ है उसको लेकर के ऑब्जेक्शन आ सकता है, और कहता है ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर, कि वहां पर मिस ज्वाइंडर हुआ है, इसको लेकर के ऑब्जेक्शन आ सकता है। अब आइए देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये कहता है ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज सब्सिक्वेंटली अराइजन एंड एनी सच ऑब्जेक्शन नॉट सो टेकन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन वेव्ड। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि प्लेंटिफ जो है पहले तो वो प्लेंट बनाता है, प्लेंट में वो कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर कराता है, ज्वाइंडर कराने के बाद कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है, फिर जाकर के कहीं सूट इंस्टीट्यूट होता है। सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद डिफेंडेंट को एक नोटिस सर्व होती है और उस समन सर्व होता है या नोटिस सर्व होती है, उसके तहत उसे 30 दिन का एक टाइम पीरियड मिलता है कि वो अपना उसके अगेंस्ट क्या लाए, रिटन स्टेटमेंट लाए, और फर्दर उसे 60 डेज भी मिल जाते हैं किसी किसी केस में, तो वो मैक्सिमम 90 दिन का टाइम पीरियड हो जाता है। तो उतने टाइम पीरियड के बीच में डिफेंडेंट के पास ये प्रॉपर टाइम होता है कि वह उसको पढ़े और समझे और देखे कि क्या कहीं कोई कमी रह गई है। और अगर डिफेंडेंट को उस टाइम पीरियड के दौरान लगता है कि कोई मिस ज्वाइंडर हुआ है तो उसको क्या करे, जितना अर्लीस्ट हो सके उसको क्लेम कर ले, क्योंकि यहां पर क्लियर कट दिया हुआ है कि अगर आप मिस ज्वाइंडर को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं, अब ये ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा, जाहिर सी बात है डिफेंडेंट रेज करेगा। तो यहां पर कहता है कि आप अगर ऐसा ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हैं तो आप जो है एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इसको क्या करिए, रेज करिए। तो यही था हमारा फ्रेमिंग ऑफ सूट को लेकर के ऑर्डर 2। अगर यहां इस ऑर्डर 2 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसके बाद हम ऑर्डर 2 को कंप्लीट करने के बाद चलते हैं अपने ज्यूरिसडिक्शन की ओर, यानी कि सीपीसी के सेक्शन 9 पे।
जी संजय त्रिपाठी जी, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में हमने देखा था मीन प्रॉफिट को लेकर के। अंकित प्रजापति जी गुड इवनिंग। ब्रिजेश चंद्र पांडे जी धन्यवाद। तो आइए हम एक बार, मुझे लगता है सबको क्लियर है, तो एक बार ऑर्डर 2 को फिर से समराइज करते हैं और समराइज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सूट देख लिया, फिर हम लोगों ने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट देख लिया कि सूट कब इंस्टीट्यूट होगा, प्लेंट जैसे ही प्रेजेंट होगा सूट इंस्टीट्यूट होगा। कौन कहता है? सेक्शन 26 कहता है सब्सटेंटिव पार्ट का। साथ साथ हमने एफिडेविट देखा था और डुप्लीकेट देखा था ऑर्डर 4 में। तो आप ऑर्डर सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 जो है प्रॉपरली रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है और प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आज की जो हमारी क्लास थी, तो क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक था वो फ्रेमिंग ऑफ सूट को लेकर के था कि सूट कैसे फ्रेम किया जाए। तो जब हम लोग आज ऑर्डर 2 पढ़ रहे थे, तो यहां हम लोगों ने पढ़ा कि सूट आप इस प्रकार से फ्रेम करिए, क्योंकि जो प्लेंटिफ है वही प्लेंट तैयार करता है, वही प्लेंट को जो है कोर्ट में प्रेजेंट करता है। तो आपके जितने भी कॉज ऑफ एक्शन हो, आप प्रयास करिए कि उसको सेम सूट में ही क्लेम कर ली जाएगी, क्योंकि इससे क्या बचेगा, फर्दर कोई लिटिगेशन फिर से नहीं आएगा, कोर्ट का टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। और एक बार अगर किसी मामले को पूरी तरीके से निपटारा हो गया तो सेम पार्टीज के बीच फिर से फर्दर कोई आगे चल के सूट आने का कोई रीजन नहीं रह जाएगा। इसको लेकर के हमने ऑर्डर 2 के रूल 1 को देखा, रूल 2 को देखा। मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी में जब आप चार्जेस पढ़ते हैं, सेक्शन 211 से लेकर के 224 तक दिया हुआ है, तो आप वहां पर देखेंगे चार्जेस का ज्वाइंडर। अगर आप जनरल रूल देखें तो क्रिमिनल लॉ में भी क्या होता है, जनरली ज्वाइंडर नहीं होता है, बट एक्सेप्शनली दिया हुआ है कि कब कब होगा। वैसे ही मैंने आपको बताया कि सिविल प्रोसीजर कोड में भी कॉज ऑफ एक्शन का जनरली देखें तो ज्वाइंडर नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर 2 का रूल 3 कहता है कि आप ज्वाइंडर करा सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही ऑर्डर 2 के रूल 4 पे जाते हैं तो वो कहता है कि अगर कोई आपका सूट रिकवरी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के है, तो आप पार्टिकुलर जो 5 आइटम है उन्हीं पर ज्वाइंडर करा सकते हैं, अन्यथा नहीं करा सकते। रही बात इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसको लेकर के सूट की, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के सूट की, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को लेकर के सूट की, या टेंजिबल प्रॉपर्टी को लेकर के सूट की, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को लेकर के ऑर्डर 2 का रूल 4 रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। ये स्पेसिफिकली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी को लेकर के आप सूट लाते हैं, तो वहां आप कब कब ज्वाइंडर करा सकते हैं, इसको लेकर के बताता है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर वाली बात पढ़ी। फिर हम लोग गए ऑर्डर 2 के रूल 6 पे। ऑर्डर 2 के रूल 6 कह रहा था कि कोर्ट जो है सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर दे सकती है। कब कोर्ट सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर देगी? जब भाई उसे लगता है कि एम्बेरस हो सकता है ट्रायल में या डिले हो सकता है ट्रायल में, तो वो ऐसा ऑर्डर पास करेगी कि भैया सेपरेट ट्रायल चलने दीजिए। फिर हम लोगों ने देखा ऑर्डर 2 के रूल 7 में, जो हम ऑर्डर 2 के रूल 3 में ज्वाइंडर करा रहे थे कॉज ऑफ एक्शन का, तो मान लीजिए कि डिफेंडेंट को ऐसा लगता है कि कहीं मिस ज्वाइंडर हो गया है, तो वो क्या इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके पास उसके ऊपर एक बार है कि वो जितना जल्दी हो सके ये ऑब्जेक्शन जो है अपना रेज कर ले जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ऑर्डर 2 फ्रेमिंग ऑफ सूट को लेकर के। तो हमने फ्रेमिंग ऑफ सूट देख लिया, फिर यही सूट जब आप फ्रेम कर लेंगे तो इंस्टीट्यूट कब होगा ये देख लिया, और यही सूट के काइंड क्या क्या है ये हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो ये था हमारा सूट को लेकर के। अब आज जो है हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन को लेकर के, और जुरिस्डिक्शन को लेकर के हम देखेंगे तो मैंने आप लोगों को सेक्शन 6 जो कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है ऑलरेडी पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आइए आज हम देखते हैं सेक्शन 9 क्या कहता है सिविल प्रोसीजर कोड का। तो प्लीज आप लोग अपनी बेयर में सेक्शन 9 देख लीजिए। आज हम प्रयास करेंगे कि सेक्शन 9 जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट और उसके बाद प्लेस ऑफ सुइंग, जो कि हमारा दिया हुआ है सेक्शन 15 से सेक्शन 23 तक, इसको हम प्रयास करेंगे कि हम कवर कर लेते हैं। माफ कीजिएगा 21A तक। तो हमने फ्रेमिंग ऑफ सूट पढ़ लिया, हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट देख लिया और काइंड ऑफ सूट देख लिया, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि और भी प्रकार हैं सूट के। अगर कहीं रह गए होंगे तो हम आगे की क्लासेस में, अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम उनको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, ताकि फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सबको अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा क्लियर है। अब आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन 9 पे सिविल प्रोसीजर कोड के।
तो देखिए सेक्शन 9 पे जाएं तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्यूरिसडिक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाए तो लोकल ज्यूरिसडिक्शन होता है, सब्जेक्ट मैटर को लेकर के ज्यूरिसडिक्शन होता है, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है, पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। और जब बात की जाए इन सारे ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के तो आप में से सबने संविधान पढ़ा होगा और संविधान पढ़ते समय आप सबने देखा होगा आर्टिकल 133, आर्टिकल 134, तो आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, आर्टिकल 133 सिविल है, आर्टिकल 134 क्रिमिनल है। तो ऐसे ही हर एक कोर्ट का क्या होता है, अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। और ये ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि वह क्या उस पार्टिकुलर मैटर को सुनने के लिए या उस पार्टिकुलर मैटर पे ट्रायल चलाने के लिए सक्षम है या नहीं है। आप ऐसे ही किसी भी कोर्ट में प्लेंट अपना प्रेजेंट करके सूट इंस्टीट्यूट नहीं करा सकते। ये डिपेंड करता है कि क्या उस पार्टिकुलर कोर्ट के पास वो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उस मैटर को सुन सकती है, या क्या उस पार्टिकुलर कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि वो पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट मैटर पे सूट की सुनवाई कर सकती है। तो उस कोर्ट का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, ठीक है। और क्यों जरूरी है ये भी हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे रेस सब्जुडियूस, रेस जुडिकाटा, इन सारी चीजों को जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें और क्लैरिटी आएगी। तो आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 9 को। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने स्पेशल प्रोसीडिंग, समरी प्रोसीडिंग, सूट इन पार्टिकुलर केसेस ये सारे कवर कर लिए हैं। अब हमारा चलेगा सूट इन जनरल केसेस, और ये सबसे बड़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग बढ़ते क्रम में आगे बढ़ेंगे, मतलब छोटे से बड़ा फिर बड़े से बड़ा। तो हम लोगों ने एक एक पार्ट को कवर करते हुए अब हम आ पहुंचे हैं सूट इन जनरल केसेस पे। और सूट इन जनरल केसेस पे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेक्शन 9, और इसके बाद हम लोग 10 और 11 को आगे चल के देखेंगे, यानी कि रेस सब्जुडिस और रेस जुडिकाटा को बाद के लिए मैंने रखा है, क्योंकि उन दोनों को पढ़ना अच्छे से जरूरी है, क्योंकि वो मेंस में दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि आज की क्लास में प्लेस ऑफ सुइंग को भी कवर कर ले जाएं। तो आइए मैं रीड करता हूं सेक्शन 9। प्लीज आप लोग अपनी बेयर की हेल्प से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। कहता है द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट ऑफ सिविल नेचर। यानी कि कोर्ट के पास क्या है, वह सभी प्रकार के सूट सुन सकती है जो भी सिविल नेचर के हैं। सीपीसी में सेक्शन 9 आपको ये कहता है। फिर कहता है एक्सेप्ट सूट ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली बार्ड और इम्प्लाइडली बार्ड। लेकिन कोई ऐसा सूट है, आपका कोई ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे सूट है जिसको कि या तो एक्सप्रेसली या तो इम्प्लाइडली बार किया हुआ है, तो आप उस सूट को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। ये कहता है सेक्शन 9। एक्सप्रेसली बार मतलब कि मान लीजिए कि लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट की शेड्यूल में आप देखेंगे 137 आर्टिकल दिए हुए हैं। उन्हीं किसी आर्टिकल के तहत मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई सूट है, उसको बीते हुए मतलब वहां लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि 3 साल से ज्यादा के समय जो है बीत चुका है उस ब्रीच को हुए, तो वहां साफ साफ लिमिटेशन पीरियड क्या कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ब्रीच हो रहा है तो आपको विद इन 3 ईयर सूट को इंस्टीट्यूट करना था, जो कि आप नहीं कर पाए। तो अगर आप नहीं कर पाए तो आप उस प्रकार का सूट लाने के लिए एक्सप्रेसली बार हो जाएंगे। अब आप फर्दर उस पे अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते। यही कहता है सेक्शन 9 कि जब तक एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार ना हो तब तक आप सिविल मैटर के किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और जब आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन 1 को और एक्सप्लेनेशन 2 को। तो एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 दोनों ही 1976 में अमेंडमेंट से एडेड है। तो ये कहता है एक्सप्लेनेशन 1, अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। भले ही क्यों ना वह राइट डिपेंड हो पूरी तरीके से किस क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो, रिलीजियस राइट्स या रिलीजियस सेरेमनीज पे डिपेंडेंट हो। तो आपका अगर कोई भी राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के कोई सूट है या राइट टू ऑफिस को लेकर के कोई सूट है, आप लोग प्लीज एक ब्रैकेट बना लीजिए, जहां प्रॉपर्टी दिया है उसके ऊपर राइट टू लिख लीजिए और जहां पर ऑफिस दिया हुआ है उसके ऊपर राइट टू लिख लीजिए, ठीक है। और इसको समझिए कि राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के या राइट टू एन ऑफिस को लेकर के आपका कोई सूट हो, भले ही क्यों ना वो एंटायरली डिपेंडेंट हो किस पे, किसी ऐसे क्वेश्चन पे जिसको कि डिसाइड करना है जो कि रिलेटेड है रिलीजियस राइट से या रिलीजियस सेरेमनीज से। और इसका एक्सप्लेनेशन 2 यही बात कहता है, इसको फर्दर और एक्सटेंड करते हुए, कि यह इमटेरियल है कि कोई फीस अटैच्ड है या नहीं उस पार्टिकुलर ऑफिस से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 में, या वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच टू अ पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि कोई फीस अटैच है या नहीं, या वो किसी पार्टिकुलर प्लेस से अटैच है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। यानी कि अगर आपका कोई भी राइट टू प्रॉपर्टी है या राइट टू ऑफिस है तो आप उसको लेकर के सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब आप लोगों को करना क्या है
कि आप लोगों को अपने स्टडी मटेरियल, अगर आप लोगों ने बुक रखी हो तो बुक में एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइडेड है कि कौन कौन सा सूट ऑफ सिविल नेचर है और कौन कौन सा सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि उस लिस्ट को प्रॉपर वे में रीड कर ले जाइए, क्योंकि वो मेंस में तो इंपॉर्टेंट हो या ना हो, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके पूछ लेता है कि ये पार्टिकुलर जो है सूट ऑफ सिविल नेचर है या नहीं है। तो आप लोग, अगर आपके पास जो जो स्टडी मटेरियल हो उसमें कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। और जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हों, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस किसी के पास भी वो लिस्ट मिल जाए, प्लीज उस ग्रुप में आप ये जो है लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। अगर मुझे मिल जाती है तो मैं भी वो लिस्ट ग्रुप में प्रयास करूंगा कि सब बच्चों को वो मिल जाए। अब आइए, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने आज फ्रेमिंग ऑफ सूट देखा, फिर हम लोगों ने देखा सेक्शन 9। अब हम लोग चलेंगे कहां? अब हम लोग चलेंगे प्लेस ऑफ सुइंग पे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल प्रोसीजर कोड का, और ये हमारा कवर होता है सेक्शन 15 टू सेक्शन 21A। अब हम 15 पे क्यों जा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि रेस सब जुडिस और रेस जुडिकाटा, यानी कि सेक्शन 10 और सेक्शन 11 हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। और 11 के साथ 12 को भी रीड कर लेंगे। और 13 और 14 हम पहले ही, जब हम लोग फॉरेन कोड पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने फॉरेन कोड और फॉरेन जजमेंट के साथ सेक्शन 13 और सेक्शन 14 को ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए, फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना प्लेस ऑफ सुइंग सेक्शन 15 टू सेक्शन 21A। गुंजन, कौस्तुभ, दिव्यांशी, संजय जी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज बताइए। और अगर नहीं है तो फिर आइए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 15 टू सेक्शन 21 का पार्ट, यानी कि प्लेस ऑफ सुइंग। और इसको पढ़ाने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, जब हम सेक्शन 15 टू सेक्शन 21 पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर बताता क्या है? यहां पर बताता है कि देखिए, जब आप सूट लाते हैं सिविल मैटर पे, ठीक है, तो वो डील होगा सिविल प्रोसीजर कोड से। अब आप, अगर आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है या कोई ऐसा रॉन्ग है जो कि किसी पर्सन के अगेंस्ट हुआ है, मान लीजिए डिफामेशन हुआ है, तो अगर कोई ऐसा सिविल रॉन्ग किसी पर्सन को लेकर के हुआ है या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हुआ है, तो आप सूट कहां इंस्टीट्यूट करेंगे? और अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के है तो आप सूट कहां इंस्टीट्यूट करेंगे? यही बताता है आपका सेक्शन 15 टू सेक्शन 21A। और सेक्शन 15 टू सेक्शन 21A पे जाएं। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब हम यहां पढ़ेंगे तो यहां हम देखेंगे क्या? हम देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के, और ये मिलेगा हमें सेक्शन 16 टू सेक्शन 18। फिर हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के, या कोई रॉन्ग होता है अगेंस्ट पर्सन, तो इसको लेकर के हमें मिलेगा सेक्शन 19। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके सेक्शन 15 को। और जब इसके सेक्शन 15 को हम देखेंगे तो आप लोग यहां पर नोट कर लीजिएगा सेक्शन 26 CRPC 1973। क्यों नोट कर रहे हैं सेक्शन 26 CRPC 1973, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आइए हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं सेक्शन 15। और सेक्शन 15 बहुत सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। मतलब आप कोई भी सिविल सूट लाते हैं तो प्रयास ये करिए कि जो सबसे निचली कॉम्पिटेंट कोर्ट हो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे सूट सुनने के लिए आप अपने सूट को वहीं इंस्टीट्यूट कराइए। यही कहता है सेक्शन 15। अब मैंने आपको बताया कि मैंने आप सभी से कहा कि यहां सीआरपीसी का सेक्शन 26 लिख लीजिए। वो क्यों कहा? तो जब आप सीआरपीसी का सेक्शन 26 देखेंगे तो वो कहता है कि अगर कोई भी ऑफेंस आईपीसी के तहत है, यानी कि आईपीसी पढ़ते समय आप लोगों ने बहुत से ऑफेंस देखे होंगे, थेफ्ट, मर्डर, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, मिसचीफ, बहुत से ऑफेंस देखे होंगे, तो उन पार्टिकुलर मैटर पे अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत क्या करना है, उन ऑफेंस की को ट्राई कराना है, तो उसको लेकर के सूट कहां इंस्टीट्यूट होगा? तो वो कहता है हाई कोर्ट में, कोर्ट ऑफ सेशन में, या अदर कोर्ट में। अब ये लिस्ट आपको कहां मिलेगी? जब आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं तो आपने शेड्यूल 1 देखा होगा, और शेड्यूल 1 में 6 कॉलम है, और जब आप उसके 6वें कॉलम पे जाएंगे तो 6वां कॉलम बताता है कि किस पार्टिकुलर मैटर पे कौन सी कोर्ट सूट सुनने, प्रोसीडिंग चलाने के लिए कंपिटेंट है।
ये बताता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और मैंने आपको क्या बताया कि आप जब सेक्शन 15 पढ़ें तो वहां पर सेक्शन 26 सीआरपीसी लिख लीजिए, फॉर द ऑफेंस प्रोवाइडेड अंडर आईपीसी, उसको लेकर के कौन, और वहीं पे कहता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है और उस स्पेशल लॉ में कोई स्पेशल अथॉरिटी को बताया गया है कि जैसे कि पॉस्को एक्ट आपने देखा होगा, वो एक स्पेशल लॉ है, तो अगर उस एक्ट के तहत बताया हुआ है कि इस पार्टिकुलर अथॉरिटी के सामने ही सूट इंस्टीट्यूट होगा, तो भले ही सीआरपीसी में कुछ भी कहता हो, सूट वही इंस्टीट्यूट होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जनरल लॉज और स्पेशल लॉ के कॉन्फ्लिक्ट आने पे स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाता है, और अगर उस स्पेशल लॉ में नहीं बताया हुआ है तो यही सेक्शन 26 फिर बताता है कि या तो हाई कोर्ट में या किसी अदर कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, सूट अपने प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चल सकती है। और अगर आपको सीआरपीसी में समझना है कि कौन से ऑफेंस को लेकर के कहां सूट चलना है, तो आपको सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के 6th कॉलम को देखना होगा। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड में अगर हमें कोई सूट इंस्टीट्यूट करना होगा तो हम कहां करेंगे, तो जो भी सक्षम न्यायालय हो, सबसे निचली सक्षम न्यायालय हो, उस सूट को ट्राई करने के लिए आप अपना सिविल वाद वहीं लाएंगे। ये कहता है आपका सेक्शन 15। अब हम बढ़ेंगे कहां कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के हम सूट कहां इंस्टीट्यूट करेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रॉन्ग होता है तो उसको लेकर के हम सूट कहां इंस्टीट्यूट करेंगे, ये हम देखेंगे सेक्शन 16 से लेकर के सेक्शन 19 में। 16 से 18 में हम देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के, और सेक्शन 19 में हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस रॉन्ग अगेंस्ट पर्सन को लेकर के। यहां तक सबको क्लियर होगा। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16, और सेक्शन 16 में दी गई लिस्ट को भी सब प्रॉपरली प्रयास करिएगा उसको मार्क करने का, याद करने का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 16 कहता है कि सब्जेक्ट टू द पेक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, अगर कहीं किसी लॉ में कोई लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है पेक्यूनरी या अदरवाइज सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, लोकल ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के, तो उसके सब्जेक्ट टू रहते हुए आपको क्या फॉलो करना है, वो आपको ये फॉलो करना है कि अगर रिकवरी कोई सूट आता है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ और विदाउट रेंट और प्रॉफिट, दूसरा कोई सूट आता है फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट सबने हिंदू लॉ में पढ़ा होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर उसका मिताक्षरा में आपने पार्टीशन देखा होगा, दया भागा में पार्टीशन देखा होगा। तो ऐसी चीजों को रिकॉल करिए कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पे पार्टीशन को लेकर के कोई सूट लाना है, उसकी बाद फिर आपको कोई फोरक्लोजर का, सेल का, रिडेम्पशन का, मॉर्गेज के केस में या चार्ज के केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट लाना है, या आपको डिटरमाइन करने को लेकर के किसी राइट या इंटरेस्ट का इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई सूट लाना है, या कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई ऐसा रॉन्ग कमिट हो गया है जिसको लेकर के कि आप सामने वाली पार्टी से कंपनसेशन चाहते हैं सिविल सूट चला करके, तो आपको अगर वैसा सूट लाना है, या रिकवरी करना है मूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि अटैचमेंट में है, तो इन सारे मैटर पे, और ये जो लास्ट वाला है एफ, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए, ये एक लौता जो है मूवेबल पोर्शन है प्रॉपर्टी का जो आपको यहां मिला है सेक्शन 16 में, 17 में और 18 में, ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए। बाकी सारी चीजें जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसको याद कर लीजिएगा। ये हो सकता है क्वेश्चन बना करके पूछ ले, तो आप लोग जो है सेक्शन 19 जो है उस ओर जाएंगे, तो सेक्शन 19 पे जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर इस प्रकार के वाद के लिए सूट कहां इंस्टीट्यूट होगा ये सेक्शन 16 ही बताता है। तो यहां हम लोगों ने एक पूरी प्रॉपर लिस्ट देखी, रिकवरी करना हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का विद और विदाउट रेंट, पार्टीशन कराना हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन या चार्ज को लेकर के इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई सूट लाना हो, डिटरमाइन करना हो कोई राइट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो उसको लेकर के कोई सूट लाना हो, कंपनसेशन चाहिए किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जिसपे कोई रॉन्ग कमिट हुआ है तो सूट लाना हो, या रिकवरी करनी है मूवेबल प्रॉपर्टी की जो कि एक्चुअली अटैचमेंट में है, तो इनको लेकर के हम सूट कहां लाएंगे, तो कहता है इनको लेकर के आप सूट लाएंगे विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, मतलब कि अगर कानपुर में है और इन सारे ग्राउंड्स पे आपको सूट लाना है तो आपको कानपुर में सूट इंस्टीट्यूट करना होगा, कानपुर की ही सबसे निचली सक्षम न्यायालय में सेक्शन 15 के हिसाब से। अगर इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में, आप किसी अदर एरिया में या अदर जुरिसडिक्शन की कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे, जहां पर वो पार्टिकुलरली सिचुएटेड है उस एरिया में जिस कोर्ट का जुरिसडिक्शन आता है आपको सूट वही इंस्टीट्यूट करना होगा। फिर प्रोविजो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फर्दर बढ़ा देता है कुछ ग्राउंड्स, कैसे कि आप और कहां कहां सूट ला सकते हैं। यहां तो बताया कि इन ग्राउंड्स पे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है तो आप वही लाएंगे जहां पे वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, लेकिन आगे का इसका प्रोविजो कहता है कि ऐसा नहीं है, आपको 3
ग्राउंड्स और बताता है। पहला कि आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं उस लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएट, पहला ये था। दूसरा, द कोर्ट विद इन लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली रिसाइड और वॉलंटरली रिसाइड, यहां पर डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट आपको सूट लाना है वह एक्चुअली या वॉलंटरली रिसाइड कर रहा है, आप वहां पर भी सूट ला सकते हैं। और तीसरा, वेयर डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, तो जहां पर डिफेंडेंट द्वारा कोई बिजनेस कैरी किया जा रहा है आप वहां पर भी सूट ला सकते हैं। और पर्सनली वर्क फॉर गेन, और जहां पर डिफेंडेंट पर्सनली किसी लाभ को लेकर के क्या कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, तो आप वहां पर भी इस प्रकार का सूट ला सकते हैं। तो फर्दर यहां पर 3 चीजें बढ़ा दिया, जहां वो एक्चुअली और वॉलंटरली रिसाइड कर रहा हो, पर्सनली वर्क कर रहा हो फॉर गेन के लिए, या फिर कैरी कर रहा हो कोई बिजनेस। और एक आधार क्या है, जहां पर वो पार्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो हम लोगों ने धारा 16 में पढ़ा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के हम सूट कहां कहां इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, और इसमें हमने एक प्रॉपर लिस्ट देखी। और लिस्ट देखने के बाद जब हमने जनरली देखा तो पता चला कि जहां सिचुएटेड है बस वहीं, लेकिन जस्ट इसका अगला प्रोविजो हमें 3 ग्राउंड्स और दे रहा है। ठीक है, अब जो है आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन 17 पे। अब सेक्शन 17 पे चलें, इससे पहले आप समझ लीजिए, सेक्शन 17 को समझिए। मान लीजिए कि ये आपकी एक प्रॉपर्टी है, इसका इतना हिस्सा ये पड़ता है इलाहाबाद में, और इसका इतना हिस्सा ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। अब इसको समझना है कि यहां पर जो सूट होगा इंस्टीट्यूट वो कहां होगा। इससे पहले जब हम लोगों ने सेक्शन 16 पढ़ा तो हमने पढ़ा कि ये प्रॉपर्टी है इमूवेबल, और ये जो है पूरी इलाहाबाद में, तो कहां सूट इंस्टीट्यूट होगा, ये हमारा सेक्शन 15-16 के हिसाब से क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है इस प्रकार की प्रॉपर्टी का सूट कहां इंस्टीट्यूट होगा, यही हमें बताता है सेक्शन 17। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे यानी कि सेक्शन 18 में, तो वहां हम पढ़ेंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये अनसर्टेन है कि ये प्रॉपर्टी जो है किस कोर्ट में है, इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़, हैदराबाद, मतलब ये अनसर्टेन है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आइए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं सेक्शन 17 और सेक्शन 18 को, और क्लियर करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के सूट कहां कहां इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो 16 में आप लोगों ने 4 ग्राउंड्स देखे, अब आइए 17 को समझते हैं। तो 17 कहता है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सिचुएटेड है डिफरेंट जुरिसडिक्शन के कोर्ट्स में, मैंने आपको बताया इलाहाबाद और प्रतापगढ़, ठीक। तो कहता है कि वेयर अ सूट इज ऑब्टेन्ड टू रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, the suit may be instituted in any court within the local limit of whose jurisdiction any portion of the property is situated। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसी अवस्था है तो आप चाहे इलाहाबाद चले जाइए और चाहे तो प्रतापगढ़ चले जाइए, दोनों जगह नहीं जा सकते, दो में से किसी एक को चूज करने का आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जब आप इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे यानी कि प्रोविजो, तो वो एक इंपॉर्टेंट बात बताता है, वो ये कहता है कि आप जिस भी जगह पे अपना सूट इंस्टीट्यूट करें, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं, लेकिन जहां इंस्टीट्यूट हो रहा है ये जरूरी है कि वह कोर्ट क्या हो, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे सूट सुनने के लिए सक्षम हो। तो मैं प्रोविजो रीड करता हूं, वो कहता है प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट। यानी कि जितना भी आपका जो क्लेम है इस प्रॉपर्टी को लेकर के, अगर आप एक कोर्ट में सूट ला रहे हैं तो एक कोर्ट कंपिटेंट होनी चाहिए, या अगर आप पी कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो पी कोर्ट क्या होनी चाहिए, कंपिटेंट होनी चाहिए। ये कहता है सेक्शन 17। तो 16 में हमने देखा, ग्राउंड्स देखा जहां क्लियर है कि प्रॉपर्टी कहां सिचुएटेड है, तो वहां कोई बात ही नहीं है। 17 में देखा कि वहां क्लियर नहीं है, कुछ पोर्शन दूसरे में है, कुछ पोर्शन दूसरे में है, तो हम कहां इंस्टीट्यूट करेंगे, तो ये हमारे ऑप्शन पे है कि हम जहां चाहे इंस्टीट्यूट कर दें। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या कहता है, जब अनसर्टेन हो, और इसको समझना जरूरी इसलिए है कि जैसे यहां आपके पास ऑप्शन अवेलेबल था, आपके पास सेक्शन 18 के केस में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहां कोर्ट के ऊपर है। आइए देखते हैं सेक्शन 18 क्या कहता है। तो सेक्शन 18 कहता है कि वेयर इट इज एलिज्ड टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ विच ऑफ टू और मोर कोर्ट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। यहां पर ये डिफिकल्ट है पता कर पाना कि ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है ये किस कोर्ट के जुरिसडिक्शन के तहत सिचुएटेड है। तो कहता है कि एनी ऑन वन ऑफ दोज कोर्ट में if it satisfied that there is a ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property। तो उन कोई भी कोर्ट क्या कर सकती है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी कि भैया ये अनसर्टेन है डिसाइड कर पाना कि इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, यानी कि इस पार्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के कि ये किस कोर्ट की जुरिसडिक्शन के तहत सिचुएटेड है। तो यहां पर वो एक स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड तैयार करेंगे और उसके बाद क्या कर सकते हैं,
डायरेक्ट उस मैटर पे कार्रवाई सुनना यानी ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कहता है कि एंड इट्स डिक्री इन द सूट शैल हैव द सेम जुरिस्डिक्शन shall have the same effect as if the property were situated within the local limit of its jurisdiction। अब आगे चल करके अगर वह कोर्ट कोई डिक्री पास करती है उस पार्टिकुलर सूट में, तो उस डिक्री को इस ग्राउंड पे अक्षम नहीं ठहराया जा सकता या उस पर एलिगेशन नहीं रेस किए जा सकते कि ये डिक्री जो डिक्री पास हुई है ये वो पावर नहीं रखती है कि जो अगर उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड प्रॉपर्टी को लेकर के डिक्री पास हुई होती तो रखती। क्योंकि यहां पर कह रहा है कि अगर इस कोर्ट द्वारा कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाने के बाद जो प्रॉपर्टी का अनसर्टेन है, तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि कहां सिचुएटेड है, और कोई कोर्ट सुनवाई करते हुए डिक्री पास करती है, तो वह डिक्री क्या होगी, वो जो डिक्री होगी उसका सेम इफेक्ट रहेगा वैसे ही जैसे अगर इस कोर्ट ने इसके जुरिस्डिक्शन में सिचुएटेड किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई डिक्री पास की होती। तो ये था हमारा सेक्शन 18। अब इसका प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट, ये सेम वही बात कहता है कि अब मान लीजिए कि 4 कोर्ट्स हैं, अब 4 कोर्ट में से कोई भी कोर्ट स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड करके क्या सूट इंस्टीट्यूट कर सकती है? नहीं। यहां एक चीज और जरूरी है कि जो क्लेम है, जितना भी सब्जेक्ट मैटर पे कोई कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, वो न्यायालय जो स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड करके उस पार्टिकुलर मैटर पे सुनवाई करने वाली है, वो न्यायालय क्या होनी चाहिए? वो न्यायालय सक्षम होनी चाहिए। अगर वो सक्षम नहीं है तो उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब आइए कहते हैं इसके क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है वेयर ए स्टेटमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 एंड एन ऑब्जेक्शन इज टू बी टेकन बिफोर अपीलेट और रिविजनल कोर्ट दैट अ डिक्री और ऑर्डर इन अ सूट रिलेटिंग टू सच प्रॉपर्टी वाज मेड बाय अ कोर्ट नॉट हैविंग जुरिस्डिक्शन वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएट, द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन unless in its opinion there was at the time of institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice। तो मान लीजिए कि कोर्ट ने क्या किया, स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड नहीं किया और डायरेक्ट मैटर को जो है सुनना स्टार्ट कर दिया। अब जो है कि यही ग्राउंड बना करके जो डिक्री होल्डर होगा वो क्या करेगा, अपील करता है, या जब रिवीजन में जाता है तो वहां पर अप्लाई करता है अप्लीकेशन के थ्रू क्या कि यहां पर किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बिना मामले को सुना गया है और डिक्री पास की गई है। तो जो अपीलेट कोर्ट होगी या रिविजनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट होगी वह इस आधार पर उस डिक्री को नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर करेगी। कब तक? जब तक कि उसे ऐसा लगे ना कि वहां वाकई अनसर्टेनिटी थी, और दूसरा जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हुआ हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपीलेट कोर्ट या रिविजनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट क्या नहीं करेगी, उस डिक्री को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगी। तो ये था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। 15 में हमने क्या देखा कि हम प्राइमरली सूट कहां इंस्टीट्यूट करेंगे, सबसे लोवेस्ट ग्रेड की कंपिटेंट कोर्ट में। 16 में हमने ग्राउंड्स देखे तो हमने पता चला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के हम सूट कहां इंस्टीट्यूट करेंगे, जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो, या डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा हो, या कैरी ऑन बिजनेस कर रहा हो, या वर्क फॉर गेन कर रहा हो। 17 में हमने क्या देखा कि अगर कोई प्रॉपर्टी इस प्रकार बटी हुई है 2 जुरिस्डिक्शन में कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस जुरिस्डिक्शन में सूट इंस्टीट्यूट करे, तो 2 में से किसी भी एक कोर्ट में आप जा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और सेक्शन 18 में हमने क्या देखा कि अनसर्टेन है कि ये पार्टिकुलर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये किस न्यायालय के जुरिस्डिक्शन में आ रही है। तो कोई भी कोर्ट क्या करेगी, स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड तैयार करके उस मामले पर अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देगी। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए, फिर हम लोग चलते हैं अपने सेक्शन 19 पे। जी स्वाति जी, बस ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 19, इसको हम कंप्लीट कर लें। फिर जो है कल की क्लास में जो हम बचे हुए सेक्शन होंगे प्लेस ऑफ सुइंग के, यानी कि 20 to 21A, और इसके साथ साथ अपने ट्रांसफर वाले पार्ट को, ट्रांसफर ऑफ सूट को, ये हम कल कवर करेंगे। तो प्लीज जो है लास्ट सेक्शन बचा हुआ है, प्लीज आप लोग इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, और हम सेक्शन 19 को कंप्लीट करने के बाद एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, और उसके बाद आज की क्लास ओवर करते हैं। तो सेक्शन 19 कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई रॉन्ग है तो आप कहां सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। अब बचा हुआ है क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रॉन्ग होता है, मान लीजिए कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है, तो हम कहां सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। तो ये बताता है सेक्शन 19। क्या कहता है, कहता है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल, कहता है
वेयर अ सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन, यानी कि कोई ऐसा रॉन्ग है जो कि किसी पर्सन के अगेंस्ट हुआ है जिसमें कि कंपनसेशन क्लेम करना है, या कंपनसेशन क्लेम करना है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई रॉन्ग हुआ है तो, मान लीजिए कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो इफ द रॉन्ग वाज डन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन कोर्ट एंड द डिफेंडेंट रिसाइड कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड एट द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ इन आइदर ऑफ द सेड कोर्ट। तो यहां हम लोगों ने क्या देखा कि मूवेबल या रॉन्ग टू पर्सन कमिट होता है तो आप कहां सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, तो जहां रॉन्ग कमिट हुआ है, मान लीजिए लखनऊ में रॉन्ग कमिट हुआ है, थेफ्ट हुआ है लखनऊ में, तो आप कहां इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, लखनऊ में। दूसरा, जहां पर वह डिफेंडेंट, सॉरी थेफ्ट नहीं है तो क्रिमिनल रॉन्ग है, तो मान लीजिए कि लखनऊ में हुआ है, या तो आप कहां इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता हो, ऑर्डिनरी वर्क करता हो फॉर गेन, या कोई ट्रेड प्रोफेशन में वर्क करता हो किसी प्लेस पे। तो यहां पर भी 4 ग्राउंड बताए हुए हैं कि अगर रॉन्ग होता है किसी पर्सन के अगेंस्ट और उसे कोई कंपनसेशन क्लेम करना है, या रॉन्ग होता है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के और उसके अगेंस्ट आपको कोई सूट इंस्टीट्यूट करके सिविल डिफेंडेंट से क्या क्लेम करना है, कंपनसेशन क्लेम करना है, तो आप कहां कहां सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, जहां वह रॉन्ग हुआ है वहां, या तो जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है, ऑर्डिनरी वर्क फॉर गेन करता है, या फिर कैरी करता है कोई बिजनेस। तो इन चारों जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। लास्ट में इसके 2 इलस्ट्रेशन है, उसे हम देख लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास को एक बार समराइज करते हैं। इसका पहला इलस्ट्रेशन कहता है कि ए मान लीजिए कि रिसाइड करता है दिल्ली में और वो बी को मारता है कहां, कलकत्ता में, मतलब ए रिसाइड इन दिल्ली बीट्स बी इन कलकत्ता। तो अब बी जो है शिव कहां कहां कर सकता है, तो हमने क्या देखा, 4 जगह, जहां पर रॉन्ग कमिट हुआ है वहां, जहां डिफेंडेंट रिसाइड करता है वहां, जहां डिफेंडेंट कैरी करता है कोई बिजनेस वहां, या जहां डिफेंडेंट वर्क करता है फॉर गेन वहां। तो यहां पर हमें क्लियर कट बताया है कि ए रिसाइड करता है दिल्ली में और रॉन्ग कमिट हुआ है कहां, कलकत्ता में। तो अब बी के पास ऑप्शन ये है कि वो या तो कलकत्ता में या तो दिल्ली में, दिल्ली या कलकत्ता दोनों ही जगह क्या कर सकता है, सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। आइए इसका एक लास्ट इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। वो कहता है कि अगर ए रिसाइड करता है दिल्ली में, पब्लिश करता है कलकत्ता में एक स्टेटमेंट जो कि डिफामेट्री है बी को लेकर के, यानी कि बी को लेकर के क्या करता है, डिफामेशन करता है बी का कमिट, कहां पर, कलकत्ता में कोई स्टेटमेंट दे करके। तो अब बी कहां कहां सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, तो ए जो है वो है डिफेंडेंट, तो वो रिसाइड करता है दिल्ली में, तो दिल्ली में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है बी, या तो जो रॉन्ग उसके अगेंस्ट कमिट हुआ है वो कहां हुआ है, कलकत्ता में, तो वो कहां इंस्टीट्यूट कर सकता है, कलकत्ता में। यही कहता है इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं कि हमने आज क्या क्या कवर किया और इससे पहले हमने क्या क्या कवर किया है। तो पहले की चीजें मैंने क्लियर बता दी थी। फिर हम लोगों ने आज देखा फ्रेमिंग ऑफ सूट को लेकर के कि सूट कैसे फ्रेम होगा। इसको लेकर के कोई भी क्वेश्चन आए फ्रेमिंग ऑफ सूट से रिलेटेड, आप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर 2 में दिया हुआ है। और दूसरा और सबसे मोस्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑर्डर 2 पढ़ते समय कहीं भी कोई डे, मंथ, ईयर नहीं आया था। अगर आपको कल को कोई भी क्वेश्चन फ्रेमिंग ऑफ सूट में पूछता है कि कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए उसमें ऐसा कहीं कोई मेंशन ही नहीं है किसी रूल में। ऑर्डर 2 के पूरे ही रूल्स में कहीं भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है। 2 पॉइंट्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 9, और सेक्शन 9 में हमने क्या देखा, जिसका एक्सप्रेसली या तो इंप्लाइडली बार है उसी मैटर पे आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, अन्यथा कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि सूट कहां कहां जो है किस किस प्लेस पे इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो सेक्शन 15 बताता है कि आप जो है सबसे निचली सक्षम न्यायालय में क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट करने का प्रयास करेंगे। 16, 17, 18 इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर के बताता है, और 19 मूवेबल प्रॉपर्टी या किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रॉन्ग कमिट होता है तो उसको लेकर के कहां इंस्टीट्यूट करेंगे। 19 में 4 ग्राउंड्स बताए हुए हैं, 16 में भी 4 ग्राउंड्स बताए हुए हैं। 17 और 18 समझने वाला था कि 17 यह कह रहा था कि कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी 2 कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है तो कहां इंस्टीट्यूट करेंगे, और 18 कह रहा था कि अगर कोई पार्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि यहां अनसर्टेन है कि ये कहां सिचुएट कर रही है, तो उस आगे चलकर उसका ट्रायल कैसे चलेगा, इसको लेकर के था हमारा सेक्शन 18। तो हम लोगों ने आज जो है यहां तक अपना कवर कर लिया है। कल हम प्रयास करेंगे कि यहां पर रह गए जो 2-3 सेक्शन है हमारे वो, और ट्रांसफर वाला पार्ट ये हम कवर कर ले जाएं। और मेरा प्रयास रहेगा कि इसके साथ साथ हम समन और डिस्कवरी भी कंप्लीट कर ले जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है।
तो अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए सबका धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। जी जी संगीता जी धन्यवाद। गुंजन जी कोई बात नहीं, हम कल प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। जी दिव्यांशी धन्यवाद। जी संजय त्रिपाठी जी धन्यवाद। देखिए मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि लाइव मुझे जो है बहुत से स्टूडेंट देखें। मेरे लिए ये 10-12 बच्चे ही काफ़ी हैं, और ये 10-12 बच्चे नहीं है मेरे लिए, मेरे जैसे मेरे आप लोग जो है हो सकते हैं, कई आप में से बैचमेट भी हैं, कई मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, कई मेरे जूनियर भी हैं। तो बस आप लोग इसी तरह बने रहिए। हम लोगों का प्रयास ये होगा कि हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोविजंस को समझें और कवर करते चलें, ठीक है। और मेरा विश्वास कीजिए, आप लोग जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ही मैं प्रयास करता हूँ कि आसानी से आप लोगों तक समझा पाऊँ और आप लोगों को बता पाऊँ। और अगर सब ऐसे ही लगे रहे हम लोग, तो हमारा प्रयास ऐसे ही रहा, तो इसके बाद भी जो सब्जेक्ट चलेंगे और मुझे मौका मिला तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को उन सारे सब्जेक्ट्स में भी ऐसे ही समझाता चलूं। जी अंकित प्रजापति जी धन्यवाद। जी गुलिस्तान जी धन्यवाद। जी गुंजन मिश्रा जी। जी सुनीता जी बिल्कुल। तो आप लोग जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी को भी कोई भी सीपीसी में किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो अभी तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।